सर यही है। हाँ वही सर रिकॉर्डिंग। यस गर्ल्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल दोबारा आपको फिजिक्स की क्लास में आपके सामने हूँ। तो हमने क्या पढ़ाया था आपको? कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ाया था इससे पहले। सारे बच्चों को पता है? देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या था। आज तारीख है 7/7/25, वेरी गुड डेट, राइट। ये था F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यही था, ये हमने बताया था। Q1 Q2 क्या था? 2 पॉइंट्स आगे से, ये Q1 था, ये Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R था। तो हमने न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर किया था कि अगर दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन बीच का डिस्टेंस R है, तो कितना फोर्स लगेगा? F = होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। वैल्यूज हमने रख दिया, 9 × 10⁻⁹ ये आया, इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन, अगर डिस्टेंस हमने मान लिया यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो आया 10/100 का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दैट, इसे सॉल्व करने के बाद आपको दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स पता चल गया। कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन का लगेगा या रिपल्शन का? आकर्षण का या प्रतिकर्षण का? प्रतिकर्षण का लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही तरह के आवेश हैं। जब आवेश एक ही तरह के हों तो रिपल करते हैं, एक दूसरे को हटाते हैं, भगाते हैं, और जब आवेश अपोजिट टाइप के हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, राइट। ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था? जब बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे थे, वो हमें वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करना था। बताया था ये मैंने आपको। तो जैसे ये वाला फोर्स लगा रहा है, फोर्स F1 है, इधर से F2 है, ऐसे ये Fn है, तो रिजल्टेंट फोर्स F = था F1 + F2 अप टू Fn, n तक हमें ऐड करना था वेक्टर के अकॉर्डिंग, वेक्टर फार्मूले से। और वेक्टर फार्मूला क्या था बेटे? जब दो फोर्सेस थे हमारे पास, इसे हमने P कहा, इसे Q कहा, यानी कि दो हमारे पास ये फोर्सेस है, ये इनका रिजल्टेंट R है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल बीटा है। तो हमने क्या किया? व्हाट वी हैव डन, देखिए इसे थोड़ा रफ कर देते हैं, दोबारा ले लेते हैं। दो फोर्स हमने लिए, ये फोर्स F1 है, सपोज ये F2 है, रिजल्टेंट हमारा F है, दैट एंगल इज थीटा और दैट एंगल इज बीटा। तो दो वेक्टर हमें जोड़ने हैं। दो वेक्टर को जोड़ने का जो तरीका है बेटे, वो है F = रिजल्टेंट आएगा √F1² + F2² + ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। थीटा क्या था? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड समझते हैं? परिणाम, उसका परिमाण कितना हो गया। जैसे 5 किलो आलू, तो इसमें 5 जो है, 5 जो है, वो उसका मैग्नीट्यूड है, राइट। और आलू 5 किलो आलू के लिए किलो जो है वो उसका मात्रक है, यूनिट है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आया दो वेक्टर्स का, वो है F = F1² + F2² + ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। या अब लेकिन इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो tan बीटा = आया Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P + Q cos थीटा। यहाँ पर P नहीं है तो F1 ले लेंगे, यहाँ F2 ले लेंगे। जैसे हमारा ये F1 F2 है, Q की जगह आप F2 ले लो और P की जगह F1 ले लो, यहाँ F2 आ जाएगा। अगर PQ फोर्स है तो PQ फोर्स ले रहे हैं, F1 F2 फोर्स है तो F1 F2 फोर्स ले रहे हैं। इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल और बताया था इसके बारे में। देखिए, जैसे हमारे पास एक ये स्क्वायर है, स्क्वायर पर ये 4 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। हर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है आप बताइए? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, बोलो बेटे, खड़े होकर। नाम क्या है? हिमानी।
तो हिमानी बेटे बताओ, चलो छोड़ो, कौन बताएगा, तुम बताओ। सर 1.6 है। 1.6 माइनस 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, माइनस 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। क्या होता है? आवेश। बात क्लियर हो गया? तो ये हमें पता है, ये भी E है, ये भी E है, ये भी E है, ये भी E है। अब इस पर E पर इन तीनों की वजह से फोर्स निकालना चाहते हैं। ये वाला फोर्स बल इधर लगेगा, इसे F1 कहा, इसकी वजह से इधर लगेगा, इसे F2 कहा, और इसकी वजह से ये इधर लगेगा, इसे F3 कहा। ये तीन फोर्स हमारे लग गए। अब क्या करें बच्चों, ये F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, उसके बीच का एंगल है 90। F1 F2 के बीच का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, सपोज उसे F3 डैश कह रहे हैं, वो आएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस आएगा ट्वाइस F1 F2 cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू बच्चों 0, cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू 0। तो ये खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या? F3 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F3 डैश आ गया, F3 डैश और F3 की डायरेक्शन एक ही होगी, ये F3 डैश आ गया। हम यहाँ से F3 निकाल लेंगे, F1 F2 निकाल लेंगे और इन दोनों को ऐड करके रख देंगे, तो रिजल्टेंट आ जाएगा F इक्वल टू F3 प्लस F3 डैश। अब F3 कैसे निकलेगा? F3 निकालने के लिए बेटे ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा क्या? अंडर रूट 10 रूट 2 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमें पता लग गया, डिस्टेंस पता है, सारी वैल्यूज पता है, उसमें रख के निकाल देंगे, कोई कंफ्यूजन? तो ये हमारा एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से न्यूमेरिकल करने का एक तरीका हुआ। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, ये हम अभी बता रहे हैं। देखिए कैसे चलेगा विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? मान लिया हमारे पास एक प्लेट है, इसे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज Q। क्या दिया है? पॉजिटिव चार्ज Q दिया है। बढ़िया। अब देखिए हम इसके पास एक अनचार्ज प्लेट लाए, ये आवेशित है और ये अनावेशित है। ये अनावेशित। अब क्या हुआ, ये किससे बनी है? एटम से मिलकर बनी है। किस चीज से? एटम से। एटम्स के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके फ्री, अगर ये मेटल है, मेटल का मतलब धातु है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जमा हो जाएंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज जमा होगा। इधर क्या होगा? दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज जमा होगा, पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। ये चार्ज प्लेट थी, ये अनचार्ज प्लेट है। जब कभी भी किसी चार्ज प्लेट के पास कोई अनचार्ज प्लेट लाएं, तो अनचार्ज प्लेट का पास वाला सिरा दूसरे तरह के आवेश से आवेशित हो जाता है। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, विद्युत प्रेरण। ठीक, तो ये क्या है? इंडक्शन हो गया, उसके वजह से प्रेरित है। ये जो है ये जो है हमारा प्रेरक चार्ज होगा या इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज, ये दोनों चार्ज जो हुए वो इंड्यूस्ड चार्ज हुए। इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित चार्ज। अब प्रेरित चार्ज में ये वाला तो इसके साथ तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप इसे यहां से आउट कर देंगे तो ये वाला चार्ज इस
इसमें चला जाएगा, ये फ्री चार्ज। तो जो प्रेरित चार्ज है वो दो तरह का है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव थी तो यहाँ नेगेटिव आया, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो इधर पॉजिटिव होता, उधर नेगेटिव होता, राइट। ये वाला इससे बंधा है तो इसे भगा नहीं सकते। अगर इस वाले हिस्से को अर्थ कर दे तो ये वाला चार्ज अर्थ में चला जाएगा। ये फ्री चार्ज है, ये वाला फ्री चार्ज है, और ये बाउंड चार्ज। ये फ्री चार्ज है, फ्री, और ये बाउंड। अब पहले अभी समझाते हैं। एक होता है हमारे पास इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज प्रेरक चार्ज जो दूसरे को प्रेरित करेगा, वो ये है, राइट। दूसरा है हमारा प्रेरक के बाद प्रेरित चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। ये इंड्यूसिंग है, ये इंड्यूस्ड है। इंड्यूस यानी कि जो हमारा प्रेरित होकर आया है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये पास वाला जो आवेश था इससे तेजी से फोर्स से बंधा था, यानी कि जो फोर्स लग रहा था कूलम्बियन फोर्स वो ज्यादा था, इसलिए ये इसके साथ बंधा रहेगा, तो हमने इसे कहा बाउंड चार्ज। अब दूसरा वाला जो है वो थोड़ा दूर है उससे, तो उस पर कम फोर्स लग रहा है, राइट, तो वो फ्री चार्ज है। उसे आप अगर अर्थ कर दोगे तो अर्थ में चला जाएगा। आगे हमें इसका जरूरत पड़ेगा। अब है क्या प्रेरक? प्रेरण क्या है? एक हमारे पास चार्ज बॉडी है, दूसरी अनचार्ज बॉडी है। जब किसी चार्ज बॉडी के पास कोई अनचार्ज बॉडी लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी पर उसके पास वाले सिरे पर इस चार्ज का विपरीत चार्ज डेवलप हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, प्रेरण। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? प्रेरक और प्रेरक एक कंसेप्ट हुआ जिसमें हमने इंडक्शन के बारे में पढ़ा, यानी कि एक चार्ज बॉडी से दूसरी अनचार्ज बॉडी को किस तरह से चार्ज करेंगे। चार्ज समझते हैं? नहीं समझते। चार्ज का मतलब है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा हो जाना। वैसे चार्ज मैंने आपको बताया था वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका इक्विलिब्रियम दो वस्तुओं को रब करने पर डिस्टर्ब हो जाए। जब दो वस्तुओं को आप रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे में चले जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तब बॉडीज चार्ज हो जाती है। ठीक है, इधर देखो, मेरी तरफ करो, तो उसे क्या कहेंगे? ये चार्जिंग के बारे में हमने आपको बताया। अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। अभी तक हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमने पढ़ा था कि बॉडीज जो है, जो चार्ज बॉडीज है आपस में आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, वो कूलम का नियम पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर है इसका, सेकंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने के लिए हम शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र होता क्या है बच्चों? एक कोई चार्ज बॉडी है, आवेशित वस्तु है, उसके चारों तरफ का वो एरिया या स्पेस जिसमें कोई दूसरी चार्ज बॉडी जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करे, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। जैसे किसी मोहल्ले का कोई दादा होता तो दूसरा कोई आया उसके पास से लड़ने, तो वो ये बताएगा इतने हिस्से में आप ना आए, इतने हिस्से में आप ना आए, ये मेरा क्षेत्र है, एरिया है। तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, अब पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इसे चैप्टर 2 है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या है ये हमें पता है। किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का किसी भी आवेशित
वस्तु के चारों तरफ का वो एरिया और स्पेस लिख लो चाहे। मैं लिख देता हूँ। विद्युत क्षेत्र किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह एरिया या स्पेस जिसमें कोई दूसरी आवेशित वस्तु आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वो एरिया और स्पेस जिसमें कोई दूसरी वस्तु क्या है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। बात समझ में आई? देखते हैं, ये हमारी एक बॉडी है क्यू, इसके चारों तरफ का ये कोई एरिया हमने ले लिया और हम इसमें कोई चार्ज जैसे लाते हैं क्यू नॉट लाई, तो या तो वो का देगा या अपने पास खींचेगा, राइट? तो वो एरिया और स्पेस व्हाट वी कॉल इट, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। लेकिन विद्युत क्षेत्र तो कंसेप्ट है, विद्युत क्षेत्र तो फिजिक्स की बात है। अगर मैथमेटिक्स में इसी बात को कहें तो कैसे कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कितना है, ज्यादा है, कम है, ये कैसे पता लगाएंगे? ये पता लगाने के लिए हमें उसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। तो किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कितना तीव्र विद्युत क्षेत्र है वो कैसे पता करेंगे? किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। ठीक है, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E होता है F/U0, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो E होता है बेटे F/U0 और ये इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है उसे मैंने बताया था, सदिश राशियां वे राशियां हैं, सदिश राशियां वे राशियां हैं जिन्हें निरूपित करने के लिए, जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और वह लॉ ऑफ एडिशन के लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करती हैं। तीन कंडीशन, परिमाण चाहिए, दिशा चाहिए और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करने चाहिए, तब हम कहेंगे क्या? वेक्टर, वेक्टर यानी कि सदिश है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सदिश राशि है। डेफिनेशन पता चल गया। जहां पर भी हम फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं वहां पर फोर्स, एक चार्ज रखिए उसके बीच में फोर्स निकाल लीजिए, फिर उस चार्ज से डिवाइड कर दीजिए,
तो एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र, एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं क्या होगा इसका। पहले निकालते हैं बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? देखिए मान लिया हमने ये आवेश ले लिया क्यों। देखो बच्चों, बहुत सारे आवेश बिंदु आवेश होंगे नहीं होंगे, अभी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा आवेश बिंदु आवेश होगा और कौन सा आवेश बिंदु आवेश नहीं होगा। कोई भी आवेश बिंदु आवेश हो सकता है और कोई आवेश बिंदु आवेश नहीं हो सकता है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उससे कितनी दूर उसका प्रभाव जानना चाह रहे हैं। अभी बात करेंगे। तो ये बिंदु आवेश है Q, ये बिंदु है P, इनको बीच का डिस्टेंस है R। इस पर P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ये पता करना चाहते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। किसकी वजह से? इसकी वजह से। ये क्या कर रहा है? ये अपना प्रभाव चारों तरफ बना रहा है, तो उस प्रभाव की तीव्रता इस बिंदु पर, बिंदु P पर कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। यह हम जानना चाह रहे हैं। इज इट क्लियर? उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हमने फोर्स निकाला, F इक्वल टू आएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा बना गया एक पॉइंट। लेकिन फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होता है? फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन होता है E इक्वल टू होता है F अपॉन Q नॉट। तो हमने रख दिया E इक्वल टू यहाँ जाएगा, F का वैल्यू रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो E का वैल्यू आ गया बेटे, E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगा। यूनिट NYC न्यूटन पर कूलम, यूनिट NYC न्यूटन पर कूलम। ठीक, डायरेक्शन वही जो फोर्स की डायरेक्शन है, डायरेक्शन वही जो फोर्स की डायरेक्शन है। कैसे? तो देखिए ये आ गया, इसे आपने पता चल गया E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर। ये दो फैक्टर है जिन पर जो ये डिपेंड करेगा। ये दो फैक्टर है, एक तो Q है और एक R। अगर ज्यादा Q होगा, कौन सा Q? ये वाला Q। अगर ये Q बड़ा है तो फील्ड ज्यादा होगी, ये Q छोटा है तो फील्ड कम होगी। ये दूरी ज्यादा है तो फील्ड कम होगी, और ये दूरी कम है तो फील्ड ज्यादा होगी, तो फील्ड ज्यादा होगी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपको? यस सर। कोई कंफ्यूजन? दो फैक्टर हैं इन जिन पर ये डिपेंड करता है, आवेश पर और दूरी पर। अब ये वेक्टर है तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इनटू R कैप। R कैप क्या है? R कैप इज द यूनिट वेक्टर। R कैप इज द यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश along the direction, इस डायरेक्शन के along एकांक सदिश R है। अब इसका आवश्यकता बाद में पड़ेगा, अभी हमने इतना पढ़ा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से पता चलता है। इसका एक सवाल ले लेते हैं। बात क्लियर हो रही है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। हाँ बोलो सर। वो अपने Q नोट जो काटा है Q नोट से, सर ये Q नोट कैसा आया R स्क्वायर के ऊपर? नहीं, ये तो फोर्स था ना, ये रखा ये Q नॉट लिखो, Q1 Q2 लेते हैं ना, तो Q1 तो ये हो गया और Q2 ये हो गया, जो हमने यहाँ पर चार्ज रखा है Q नॉट रख दिया। Q नॉट हमने यहाँ एक चार्ज रखा, तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा वो ये था।
अब उस फोर्स को एकांक के लिए यहाँ पर एकांक आवेश रखें, हमने रखा क्यों नॉट, एकांक रखें, तो उस एकांक को पता करने के लिए हमने इसे क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। यूनिटरी मेथड है। 100 रुपए के आलू खरीद लिए, 1 रुपए के आलू निकालने 100 से भाग कर दिया। हमने यहाँ पर क्यू नॉट रखे, यहाँ क्यू नॉट रखा है, दोनों के बीच में फोर्स निकाला, ये निकला ये। अब यहाँ पर एकांक आवेश को कितना फोर्स लगेगा ये जानना चाह रहे हैं, इसी से हमने इसे भाग कर दिया। यहाँ Q2 लिखा था, Q नॉट लिखा, इससे कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू बन गया। अब बात क्लियर हो गई, वेरी गुड, अच्छा सवाल था। अब हम जानना चाह रहे हैं कि कोई हमारे पास मान लिया एक प्रोटॉन है, इतना बात क्लियर हो गया, इसे रब कर दें। देखिए इसे हमने यहाँ से क्लियर कर दिया। ये एक हमारा प्रोटॉन है और ये मान लिया 100 सेंटीमीटर है और यहाँ पर हमारा ये पॉइंट P है, इसकी वजह से यहाँ पर E पता करना चाह रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर E पता करना चाह रहे हैं। बात क्लियर है? फार्मूला लगाएंगे, कौन सा होगा, E इक्वल टू होगा बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला लगाएंगे। बात क्लियर हुआ? ओके, कैसे करेंगे अब, नाउ सी, तो इसे करने के लिए वैल्यू भर दो, ये आया 9 × 10⁹ इनटू आ जाएगा Q का वैल्यू है, एक प्रोटॉन कितना आवेश होता है, ना तुम बताओ, आप बताइए प्रोटॉन पर कितना आवेश है। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, फाइट करें, फाइट लड़ो चीजों से। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹, लेकिन 1.6 प्लस का होगा, इतनी सी बात। वेरी गुड, तो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम पॉजिटिव, और अगर इसी को नेगेटिव कहें तो इलेक्ट्रॉन का। आपका दिमाग, आपका सोचना, आपकी आंखें मेरी तरफ, जो भी हूं वो मैं हूं, राइट, तब तो आप समझ पाएंगे। अर्जुन ने, कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, एक बात, अगर कुछ जानना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो जो भी हूं मैं हूं, मुझे ही ध्यान करो। अगर तुम्हारा कहीं ध्यान अलग अलग है तो कुछ नहीं जान पाओगे, तुम तो प्राण उड़ा देगा। अगर प्राण को मारना है तो जो मैं कह रहा हूं वही कर। तो इसीलिए बच्चों, जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखो, तभी चिड़िया की आंख दिखाई देगी, तभी वो, वरना तो तुम्हें पेड़ पत्ते दिखाई देते रह जाएंगे। अगर चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना तो पहले मुझे समझना सीखो। क्लियर है? तो अब हमने यहाँ एक प्रोटॉन रख दिया, तो इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाई, ये सेंटीमीटर में है, किस में जाएंगे, मीटर में, किस में जाएंगे, मीटर में। तो यहाँ लिख दिया हमने 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, बात सही है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, E का वैल्यू आ गया, यूनिट क्या होगा, NYC न्यूटन पर कूलम। बात क्लियर हो गई? यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है। आवश्यक नहीं है कि एक ही आवेश की वजह से आप फील्ड निकाल रहे हैं, बहुत सारे आवेश होंगे तो कैसे फील्ड निकालेंगे, तब निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, जो आपको कल बताएंगे। बात क्लियर? एनीथिंग इज क्लियर? बात समझ में आ गई बच्चों? वेरी गुड, वेरी नाइस। तो कल आपको दोबारा ऑफ कर दो, दोबारा बताएंगे।